वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड माई सेल्फ आनंद सिंह चौहान, आप सबकी फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि हम लोग अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो रिफ्रैक्शन में अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी थी? रिफ्रैक्शन में हमने बात की थी बेंडिंग ऑफ लाइट रे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। आप सभी को थ्योरी पोर्शन जो आपकी पार्टिकुलर डेफिनेशन होती है, मैंने आपसे वादा किया है कि लास्ट में जब हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी हम आपको एक पीडीएफ देंगे विद न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल पार्टिकल, रे डायग्राम, एवरीथिंग विल बी देयर। तो आपको कुछ नहीं करना, वो पीडीएफ प्रिंट करा लेना है और सिर्फ वो पीडीएफ आपको फिर रटना है या पढ़ना है। आप सबको कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गए तो आप सबके लिए ये जो लाइट चैप्टर है बहुत ही आसान होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बच्चों? हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में सभी को पता चला था कि भाई रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। दो चीजें बताई गई। आपकी जब लाइट एयर से मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और अगर आपकी लाइट रे कहां जाती है? डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम दैट। दो रूल आपने सीखे। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही जरूरी है लॉज ऑफ जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके लिए जो था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, इसका फर्स्ट लॉ आप लोग बच्चों देखेंगे कि जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वैसा ही बिल्कुल सेम आपका ये भी लॉ है। कैसे? देखिए जो आपकी इंसिडेंट रे इसके ऊपर जो गिर रही है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, और यहां से जो रे वापस जा रही है इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। आप अगर देखें तो आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सारी आपके कहां पे हैं? एक ही पॉइंट पे है कि नहीं है? तो हम भी सेम टू सेम जैसा रिफ्लेक्शन में लॉ में था, यहां पर भी सेम चीज होगी। क्या कि आपका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां पे लाई कर रहे हैं? लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपकी इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। बच्चों ये इंसिडेंट रे लिखा है, कंफ्यूज मत होना। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन कहां बच्चों बताओ? लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखिए ये प्लेन है और इसी प्लेन पे है कि नहीं है? तो आपकी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं ये डेफिनेशन नहीं है, मैं डेफिनेशन आपको एक्चुअल आपके पीडीएफ में दूंगा। यहां पे हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर से समझना है। तो आप सब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएं, फिर आपको रटने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब सेकेंड पॉइंट को बड़ा जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है, और आपको पता है बेहतर तरीके से कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आपकी लाइट ट्रेवल करती है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इतना सबको पता है, ठीक है। देखिए जो रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम को अगर हमको एक मीडियम ले तो उस मीडियम के लिए हम नाम देते हैं उसको क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए हर एक मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, आप ग्लास लेंगे उसका अलग है, हर एयर का लेंगे तो एयर का भी अलग है, तो स्टील लेंगे तो उसका भी अलग है। मतलब हर एक बॉडी का, मतलब हर एक आप अगर कोई मीडियम लेते हैं सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। क्यों? क्योंकि सभी की डेंसिटी अलग। समझ रहे कि नहीं? बात को पकड़ते रहिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग क्यों? क्योंकि सभी की डेंसिटी अलग अलग है। अब तो डेंसिटी का और रे से बेंड होने से या आगे जाने से क्या मतलब है? तो बहुत ध्यान समझिए। देखिए लाइट रे जब चलती है तो लाइट रे यहाँ अपने अर्थ में, एटमॉस्फेयर में, किसमें? मीडियम में चलती है। तो जैसे ही लाइट रे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट रे में जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे लाइट की जो स्पीड होती है उस मीडियम में क्या होती है? कम होने लगती है। बहुत ध्यान समझना, क्या होने लगती है? कम होने लगती है। बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे किसी मीडियम का डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट रे की स्पीड क्या होगी? उस मीडियम में कुछ कम होने लगती है। आप समझिएगा। अब जैसे ही आप इसी वाले एग्जांपल में देखें, आपकी इंसिडेंट रे एयर से इस ग्लास स्लैब में पहुंची, तो ग्लास स्लैब में पहुंचने के बाद ये रे आपकी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसमें इस लाइट रे की कुछ जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। तो उस स्पीड को बनाए रखने के लिए ये लाइट रे क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मतलब ये एक शॉर्टेस्ट पथ को गेन करेगी, मतलब छोटी से छोटी डिस्टेंस को चलना चाहेगी। इसीलिए आपकी जो लाइट रे क्या हो जाएगी? इसमें टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब देखेंगे बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। जैसे ही लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जाएगी
वापस लाइट रे अपनी स्पीड को गेन कर लेगी, तो इसलिए लाइट रे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखेंगे आप, ध्यान देंगे तो ये वाला जो एंगल आपका आई है, ये वाला आई एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और विद इन द अगर आप ग्लास देखेंगे तो आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर आप बात करते हैं एयर के लिए, तो एयर के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे मीडियम को, N1 से, और अगर आप ग्लास के लिए बात करते हैं तो ग्लास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N2 से। जो यहाँ पे आपके N1 एंड N2 दे रखे हैं, देखिए सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें ये सारी थ्योरी समझनी पड़ेगी। आप अगर आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप वीडियो को बार बार रिकैप करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले सेकंड लॉ को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हम सब समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। क्या क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसी भी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 की, हमने कहा भाई आपने सर आपने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है सर, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिखा है, जैसे कि हमने मीडियम क्या लिया, एयर, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बिल्कुल एयर का ही होगा ना, जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखेंगे N1, क्या लिखेंगे N1। अब हमने N1 लिखा तो N1 इक्वल्स टू होता है C अपॉन V, C अपॉन V। सर ये C और V कहाँ से आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है कि नहीं होता, कितना होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या नहीं होता। और उसके बाद ये V क्या है, V क्या है भाई, V है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, कहाँ, ये होती है मीडियम के अंदर। अब सर ये कंफ्यूजिंग हो गया, सर ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो अब हम बात करेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी चीज का कंपैरिजन। अगर जैसे कि लाइट रे आपकी वैक्यूम में चलती है, मैंने आपको बताया कि वैक्यूम में तो कुछ होता नहीं, वैक्यूम तो वैक्यूम होता है, वो तो खाली होता है, तो वहां तो कोई डेंसिटी होगी नहीं। तो जैसे ही लाइट रे आपके एटमॉस्फेयर में आती है, इंटर करती है, वैसे ही लाइट रे की स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अभी यहाँ पे इसी वजह से तो ये फेनोमेना हो रहा है। तो जैसे जैसे कोई मटेरियल आपका डेंस होता जाएगा, आपकी लाइट रे की स्पीड भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब हम वहीं पे क्या करते हैं, वहीं पे उसका निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन ऑफ द लाइट स्पीड। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का निकालना है, मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे तो एयर का निकालना था ना, तो एयर का निकालना तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया हमने, N1 से। अगर हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C तो आपका कांस्टेंट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, ये तो कांस्टेंट हो गया, अपॉन V क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर आप एयर ले रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कहां पे निकालेंगे, एयर में निकालेंगे। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा सर अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैसे डिनोट किया है, बताओ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने डिनोट किया है N2 से, किया कि नहीं किया। तो अगर हम यहाँ पे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, जिस बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको कुछ भी रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप बस यहाँ पे फोकस बनाए रखिए। अगर हम बात करें N2 की, तो N2 में क्या होगा, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल्स टू C अपॉन V। ये जनरल फॉर्मूला है। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये वाला तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आपको वैल्यू किसकी चेंज करनी है, इस V की वैल्यू चेंज करनी है। अगर हम बात कर रहे हैं ग्लास की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C, तो C तो कांस्टेंट है, जो वैल्यू आपने यहाँ रखी थी वही वैल्यू आप यहाँ रखेंगे। और अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ, इन ग्लास। बस मतलब ये हुआ कि जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, उसका हम रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। देखिए अब आपने ये समझा कि रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कुछ डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा अगर आपका मटेरियल डेंस होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, आपकी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा और उसकी वजह से
आपकी जो रे होती है कि डाइवर्ट होती है अपने ओरिजिनल पथ से, मतलब जैसे रेरर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल, अगर डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, यहां तक आप लोगों ने सबने देखा। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ। किसकी बात करेंगे? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ आप सब यहां पे देख लें। सेकेंड लॉ कैसे बात करेंगे? सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ के बारे में बात करें तो पहला लॉ तो सब लोगों ने पढ़ा कि आपका जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है ये सेम प्लेन पे लाई करता है, सबको पता है। सेकेंड लॉ ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू द क्या बताओ N2 अपॉन N1 होता है कि नहीं होता? यही लॉ होता है, मतलब रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड टू द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब देखिए अगर हम बात कर रहे थे, अब साइन आई क्या होगा सर? साइन आई जो आपका इंसिडेंट रे वहां पे आप साइन आई रख देंगे, रिफ्रैक्टिव जितना भी आपका ये एंगल होगा आप यहां पे रख देंगे। N2 अपॉन N1 मैंने अभी बताया। N2 क्या है? N2 क्या है बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। एंड N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेरर मीडियम। वेरी गुड। अब हम बात करें, अब अगर हम यहाँ पे फर्दर इसको एक्सटेंड करें तो कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं देखिएगा बच्चों। N2 अपॉन N1, तो अगर हम बात करें आपको पता है, अभी मैंने बताया N इक्वल्स टू क्या होता है? C अपॉन V होता है। तो N2 की जगह क्या लिख सकते हैं? N2 की जगह क्या लिख सकते हैं? C तो आपका कांस्टेंट रहेगा, C अपॉन V2। फिर यहाँ पे N1 की जगह क्या लिख सकते हैं? C अपॉन V1। क्यों? क्योंकि N इक्वल्स टू होता है C अपॉन V। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं N2 मतलब इसकी डेंसर मीडियम की, तो C स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय द V2 स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। अगर हम N1 की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट एंड डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेरर मीडियम। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा आएगा V1 अपॉन V2। यही आपका फॉर्मूला, यही आपका लॉ होता है स्नेल्स लॉ। इसका क्या नाम होता है? स्नेल्स लॉ। सभी लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ को। आपको स्नेल्स लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू द N2 अपॉन N1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और अगर हम बात करें फर्दर उसके फॉर्मूले की तो वहां पे क्या आएगा? C अपॉन V2, C अपॉन V1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ये आपको क्लियर हुआ? तो बच्चों मैं ये आशा करता हूं कि आपको रिफ्रैक्शन का सारा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में आपके बात करेंगे किस चीज की? कौन सा पार्ट हमारा बचा? पार्ट बचा हमारा लेंस का। हम लेंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक बार हमारा लेंस का रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा और लेंस का मैग्निफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम फर्दर बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। और मैंने आपसे वादा किया है न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल समझाऊंगा। हर एक टॉपिक के वही न्यूमेरिकल आप पढ़ के जाइए, वही न्यूमेरिकल आप लगा के जाइए, कुछ भी उससे अलग आने वाला नहीं है। और फर्दर में इन सब का जो थ्योरी है उसका एक PDF आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने अपने व्यूज़ देते रहिए, कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।